Good morning everyone. Welcome to the लक्ष्य विजन क्लासेस. आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री. हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 वीडियो. ठीक है. इससे पहले पार्ट 3 पढ़ने से पहले हम एक बार जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े हैं उसका एक बैकअप कर लेते हैं. तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. हमने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में एक लैंडमार्क था. लैंडमार्क फॉर द इंटायर यूरोप. पूरे यूरोप के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? लैंडमार्क. मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था. और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है इम्पैक्ट, प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ा. और नेशनलिज्म का जो है राइज भी जो होता है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही होता है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक स्लोगन दिया गया था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. हमने ये बताया था कि जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय वहाँ का किंग कौन था? फ्रांस का जो किंग जो था लुइस 16 था. कौन था? लुइस 16. और लुइस 16 मैरिड विथ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटियोनेट. मैरी एंटियोनोट बिलोंग टू बॉर्बन फैमिली. In 1774 at the age of 20 he became king of France. तो हमने बताया था कि जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक लैंडमार्क था पूरे यूरोप के लिए. और इसमें जो है स्लोगन जो दिया गया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. मतलब सब लोगों को जो है लिबर्टी हो, सब लोगों को स्वतंत्रता हो. ठीक है. सब लोगों को इक्वालिटी हो, सभी लोग अपने आप को इक्वल माने. और फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी हो. तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक किंग था लुइस 16. लुइस 16 ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटियोनेट से शादी किया था. किससे शादी किया था? मैरी एंटियोनेट से. और ये बॉर्बन फैमिली से बिलोंग किया था. बॉर्बन का एक बिस्किट भी आता है. और लुइस 16 1774 में ये किंग बना फ्रांस का. और किंग बनने के बाद जो है इसने जो है ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटियोनेट से, ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटियोनेट से शादी किया। इसके बाद ही गॉट
एम्प्टी ट्रेजरी एडेड 2 बिलियन लीवर इन डेप्ट। तो हमें पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है आपको 2 बिलियन लीवर्स डेप्ट हो गया था। डेप्ट होने का कारण क्या है कि फ्रांस जो है अमेरिका को मदद किया था अमेरिका को आज़ाद कराने में। तो हम जानते हैं कि वार में 2 बिलियन डेप्ट हो गया था। फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो है जो उस समय के जो किंगडम जो स्टेट जो थे तो स्टेट को 3 ही स्टेट में बांटा गया था, जिसको क्लर्जी फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट जिसको नोबिलिटी बोलते हैं NOBILI नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी बोलते हैं, और थर्ड ई स्टेट में आते थे लैंडलेस लेबर, पीजेंट्स, लॉयर, ये सारे आते थे। क्लर्जी को जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था और इनको जो है टैक्स लेने का राइट था पीजेंट से। ये एक टैक्स लेते थे, टीथे लेते थे, और टीथे जो था पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 था। पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 था। फिर हम देखेंगे सेकेंड ई स्टेट नोबिलिटी। तो नोबिलिटी लोगों को भी जो है पावर था, इनको भी जो है फ्यूडल ड्यूज था। ये जो लेते थे ड्यूज, इसका नाम है फ्यूडल ड्यूज, ये भी फार्मर से ही लेते थे, ठीक है। इसमें जमींदार टाइप के लोग आते थे और इनको भी जो है बाई बर्थ राइट था क्लर्जी की तरह। क्लर्जी होते थे चर्च के जो हेड होते हैं उनको बोलते हैं क्लर्जी। और नोबिलिटी जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं वो नोबिलिटी में आ जाते हैं। और फिर थर्ड ई स्टेट में लैंडलेस लेबर, पीजेंट, लॉयर, ये सारे आ जाते हैं। थर्ड ई स्टेट को जो है सभी टाइप का टैक्स पे करना पड़ता था, मतलब इनको टीथे भी पे करना पड़ता था, टैली भी पे करना पड़ता था और फ्यूडल ड्यूज भी पे करना पड़ता था। टीथे पे करते थे क्लर्जी को, फ्यूडल ड्यूज पे करते थे सेकेंड ई स्टेट को, और टैली पे करते थे डायरेक्ट स्टेट को जो डायरेक्ट ड्यूज था। तो थर्ड ई स्टेट में लैंडलेस लेबर, पीजेंट, ये सारा चीज आ गए थे। अब हम देखेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसमें हम समझेंगे कि जो है थर्ड ई स्टेट को टैक्स पे करते करते उनकी जो है हालत जो है बहुत ही खराब हो गई थी, और इसी कारण जो है ड्यूरिंग 1715 to 1789 में सब्सटेनेंस क्राइसिस हो गई थी। सब्सटेनेंस क्राइसिस किसको पढ़ते हैं उसको हम समझेंगे। तो इसमें ड्यूरिंग 1759 1715 से लेकर 1789 के बीच में पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड। क्या हो गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के वजह से रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड। फूड के डिमांड में भी काफी ज्यादा तेजी आने लगी। बट इनसफिशिएंट प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन जो था काफी कम था, बहुत ही कम था। प्राइसेज ऑफ ब्रेड increased so much
ब्रेड का प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। वेजेस ऑफ वर्कर्स नॉट राइज। वेदर कंडीशन become worse। This condition termed as subsistence crisis। स्कूलिंग एग्जाम व्यू से सब्सटेंस क्राइसिस इज सो इम्पोर्टेंट, इसलिए हमको इसको समझना जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। 1715 से लेकर 1789 के बीच में जो है फ्रांस का पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। और पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, लेकिन जो है उस समय जो है फूड का डिमांड भी, जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो फूड का डिमांड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फूड के डिमांड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई, फूड के डिमांड में तेज़ी आ गई, लेकिन जो है जो डिमांड था फूड का उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन जो है इनसफिशिएंट रहा, प्रोडक्शन जो है सफिशिएंट नहीं रह पाया। और उस समय जो कॉमन जो खाने वाला जो सामग्री जो था ब्रेड का भी दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए जो है फ्रांस के लोग की जो है स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी। फूड के डिमांड में तेज़ी आ गई, प्रोडक्शन वही का वही रह गया, ब्रेड का दाम बढ़ गया, लेकिन वर्करों का वेजेज नहीं बढ़ा। और तो और उस समय जो है वेदर कंडीशंस भी बहुत ख़राब हो गया, नो रेनफॉल, फ्लेग, ये सारे फ्लेग जैसी बीमारी आने लगी, पूरी तरीके से भयावह माहौल हो चुका था। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। सब्सटेंस क्राइसिस 1759 से लेकर 1789 के बीच की एक ऐसी पोजीशन है जिसमें जो है फ्रांस का जो है पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण फूड के डिमांड में भी जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिली, और प्रोडक्शन क्या हो गया, इनसफिशिएंट रह गया, लेकिन प्राइस ऑफ ब्रेड भी नहीं बढ़ा। और प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया, और वर्करों का वेजेज जो था जो का त्यों रह गया। और उस समय जो है फ्रांस की स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगी, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास का उदय। इसमें हम समझेंगे मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास में कौन आते हैं। तो ऐसे लोग जो कि इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो कि थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा सा पैसे वाले होते हैं, जिसमें लॉयर हो गए, बिग बिजनेस मैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सारे जो है मिडिल क्लास में आ गए। और कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन का लीड मिडिल क्लास ही करता है, क्योंकि सब्सटेंस क्राइसिस के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को हुआ था तो मिडिल क्लास को हुआ था। इसलिए मिडिल क्लास ने ही जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लीड किया था। हम देखेंगे इन द 18th century a new social group emerged which were known as middle class। 18th सेंचुरी के दौरान एक नए से सोशल ग्रुप्स का जो है इमर्ज हुआ, राइज हुआ, जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ये काफ़ी रिच थे, बिकम रिच, एजुकेटेड,
believed they believed that no group of society should be privileged. Spread ideas of freedom and equal opportunities for all. Rousseau, Montesquieu, belonged to the middle class. एटीन सेंचुरी के दौरान एक नए क्लास की इमर्जेंस हुई, एक नए सोशल ग्रुप्स की इमर्जेंस हुई, जिसको हमने बोला मिडिल क्लास। मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड था, मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा रिच भी था। इसमें बिग बिजनेसमैन, लॉयर, ये सारे लोग थे। दे बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड। इनका ये मानना था कि जो है हर एक इंडिविजुअल्स को जो है राइट है सरवाइव करने के लिए, इसीलिए जो है किसी भी व्यक्ति को जो है स्पेशल पावर नहीं रहना चाहिए। नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड। किसी भी स्पेशल ग्रुप को जो है प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ऑल आर इक्वल, सबको इक्वल होना चाहिए। और इन्होंने दे स्प्रेड आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इन्होंने फ्रांस सहित पूरे यूरोप में फ्रीडम की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ये सारे आइडिया फैलाने का काम किए। और ये मिडिल क्लास में जो है कुछ फिलोसफर भी थे। इन फिलोसफर में रूसो और मोंटेस्क्यू थे। ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, रूसो और मोंटेस्क्यू। हमने मोंटेस्क्यू और रूसो के बारे में अभी देखा। अभी हम यूरोप के 3 बड़े फिलोसफर्स के बारे में जानेंगे, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, रूसो। इन तीनों ने अपने फिलोसफर दिए थे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है तीनों का फिलोसफर। तो आइए सबसे पहले हम जॉन लॉक की प्रिंसिपल को समझते हैं। जॉन लॉक ने एक प्रिंसिपल दिया था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या? इन्होंने बताया था कि जो है गवर्नमेंट की 2 ट्रीटीज होना चाहिए। इन्होंने 2 ट्रीटीज को क्रिटिसाइज किया। ही क्रिटिसाइज्ड द concept of divine truth and absolute right of the monarch. जॉन लॉक ने क्रिटिसाइज किया है कि जो है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनका जो है फिलॉसफी था। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट।
मतलब राजा को जो है देवीय अधिकार नहीं होना चाहिए। राजा ये मानता था कि जो है हम देवी देवता के भेजे गए मैसेंजर्स हैं और हमारे ही पास जो है पूरा एब्सोल्यूट पावर है। तो ये डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क्स को जॉन लॉक ने अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्रिटिसाइज किया है। अब हम देखेंगे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने एक अपना फिलॉसफी दिया था जिसका नाम है इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ही फोकस्ड the concept of separation of powers between the legislature executive and judiciary। its philosophy became powerful against despotic power of the king। मोंटेस्क्यू ने अपना जो आइडिया दिया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो 3 पार्ट में बटे रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इससे क्या होगा कि जो है स्टेट में करप्शन नाम की चीज़ नहीं रहेगी और सभी जो है एक दूसरे से जो है इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। मोंटेस्क्यू ने अपने स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये बताया कि जो है पावर जो है सेपरेशन होना चाहिए। लॉज के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट का जो है पावर जो है सेपरेट रहना चाहिए। कौन कौन से ऑर्गन्स में? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, ताकि इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, करप्शन ना हो और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड रहें, इंटरडिपेंडेंट रहें। इनका फिलॉसफी जो है डेस्पोटिक पावर, मतलब निरंकुश किंग का जो है जो डेस्पोटिक जो पावर जो था, जो निरंकुश जो सिस्टम जो था, निरंकुश जो सत्ता था, उसके अगेंस्ट जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज मील का पत्थर साबित हुआ। जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट दिया। इसमें इन्होंने किंग के जो पावर जो था एब्सोल्यूट डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, इसको जो है इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। अब रूसो का हम पढ़ेंगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। He proposed, Rousseau proposed the form of the government, based on social contract, between people
and their representatives रूसो ने अपने प्रिंसिपल द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि जो है गवर्नमेंट ऐसी होना चाहिए जिसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोसाइटी से लिंकेज होना चाहिए, पीपल से लिंक्ड होना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का पीपल से कोई लिंकेज ही ना हो, तो वैसा सिस्टम जो है बेटर नहीं होता है। बेटर सिस्टम, बेटर गवर्नमेंट वो है जिसमें गवर्नमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका और पीपल्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, एक ज़मीनी रूप से एक साझा हो, एक तालमेल हो, लोगों के परेशानी को, लोगों को प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। जो गवर्नमेंट के या पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो, तो ये तीन फिलोसफर हुए, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। जॉन लॉक की प्रिंसिपल थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में द डिवाइन पावर एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का क्रिटिसाइज किया। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉज दिया। इसमें इन्होंने बताया कि जो है लॉज के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट का ऑर्गन्स जो है तीन पार्ट में सेपरेट होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वाई? क्यों? क्योंकि जो है इनके बीच में करप्शन नहीं रहे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज दिया। और इसमें बताया कि जो है गवर्नमेंट का जो ऑर्गन्स है वो सेपरेट हो। ये इनका फिलॉसफी जो है डिस्पोटिक पावर के अगेंस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मील का पत्थर साबित हुई। रूसो ने जो अपना प्रिंसिपल दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ही प्रपोज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें इन्होंने बताया कि जो है पीपल और सोसाइटी के बीच में, यानी रिप्रेजेंटेटिव और पीपल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आइडियाज ऑफ फिलोसफर हम समझ गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।